contributed to the development of the processes for the final announcement of the awards. We have had some very distinguished companies who have been the awardees in the course of this last 12 years, and today was the 12th National Award for Excellence in Corporate Governance. We had Mr. M.N. Venkatachalaya, one of the most respected members, former Chief Justices of the Supreme Court of India, and we also had Mr. Chris Pierce, who happens to be a corporate governance consultant from UK. It was quite appropriate, in my view, that after 20 years, when he said that this 20 years was also noted and celebrated in UK, that we had a Britisher who came and who talked to us on corporate governance as a means for better corporate performance. So the Institute of Company Secretaries of India is in the forefront and would rightly occupy the space on this corporate governance arena. We have a Center for Corporate Governance Research and Training in Mumbai, in Navi Mumbai. We have a post-management qualification course in corporate governance. Plus, we also have the vision and the mission which is there, which is related fundamentally to good corporate governance. तो जैसा आपने देखा, अच्छे काम को सराहा जाना बेहद ज़रूरी है और ऐसी ही सराहना डॉक्टर रोमेश गौतम को मिली जब हाल ही में उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। तो डॉक्टर गौतम, कैसे ये सूचना आप तक पहुंची? क्या सरप्राइज़ था ये? मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ था, क्योंकि मैंने किसी को इसके बारे में अप्रोच तो किया नहीं। वो अपने आप से उन लोगों ने शायद इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेंसिव उन्होंने खोजबीन की और उससे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए हम आपसे आके मिलना चाहते हैं, हम आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, आप मिल लीजिए। तो वो आगे उन्होंने मेरे से रिकॉर्ड्स देखे, विच मेरा ख्याल है वो उन्होंने पहले ही वेरीफाई कर लिया था उससे पहले, लेकिन मेरे से भी उन्होंने कुछ पेपर्स मांगे। मैंने उनको वो पेपर्स दिखाए तो उन्होंने कहा कि हम आपकी ये सोलो एंट्री 2013 के एडिशन में हम देना चाहते हैं, यू कंसेंट फॉर इट। मैंने कहा हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इसमें मैंने काम किया। मेरी भूमिका सिर्फ इतनी थी कि मैंने ये काम किया था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं। तो जाहिर है आसपास वालों को, घर परिवार वालों को बहुत खुशी हुई होगी इस बात की, पर आपके लिए निजी तौर पर इसके क्या मायने हैं? जब भी कुछ अचीवमेंट आपको मिलती है लाइफ में, तो आपको एक चीज़ तो ज़रूर लगता है कि आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने कुछ किया और उसको किसी ने उसको पहचाना, किसी ने उसकी एक्नॉलेजमेंट की, तो वो अच्छा तो लगता है, उसकी फीलिंग तो अच्छी होती है जी। तो अब अगर आपके पेशे की बात करें, क्या शुरू से आपने ये सोचा था कि लॉ की पढ़ाई करनी है, वकील बनना है? मैं सही बताऊं तो शायद मैं 4-5 साल का रहा हूँगा और मैंने किसी बहुत लीडिंग लॉयर को देखा, और लीडिंग लॉयर वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे जी। तो उनकी पावर और उनकी अथॉरिटी को देख के मुझे ये लगता था कि मैं भी वकील बनूं। तो मैंने उस वक्त 4-5 साल की उम्र से मैंने लॉयर बनना चाहा। उस वक्त लॉयर वर्ड नहीं था, वकीली वर्ड था। और मैं अपनी मदर से पूछता होता था कि मैं किस तरह से बनते हैं। तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं थी, बट वो मुझे बताती थी कि इस तरह से बनते हैं। तो मैंने कोशिश की, मुझे लगता है कि जो मैंने चाहा ज़िंदगी में वो मुझे मिला। तो आज तो आपके परिवार वालों की खुशी ज़रूर दुगनी हो गई होगी। ना सिर्फ आप वकील बने, बल्कि इतने अच्छे बने कि आज एक रिकॉर्ड भी आपके नाम पे दर्ज हो चुका है। आज सब खुश हैं। और मेरा ख्याल है मेरे दोनों बच्चे भी वो मेरे ही प्रोफेशन में आना चाहते हैं, और वो भी दोनों लॉ ही कर रहे हैं, और खुशी तो उनको है जी। लेकिन जब हम वकालत की बात करते हैं, अपने आप में एक इतना अच्छा प्रोफेशन है कि किसी को इंसाफ दिलवाने के लिए उसके बिहाफ पे आप एक लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज इससे भी नकारा नहीं जा सकता, इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्ट है कि बहुत सारे बच्चे जो इस तरफ आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, दे आर मोर मनी माइंडेड।
पैसा देख के उनका ज्यादा रुझान होता है कि एक लॉयर बना जाए, वकालत की पढ़ाई की जाए। आपका क्या मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि लॉ का जो प्रोफेशन है, जो लॉयर का प्रोफेशन है, डॉक्टर और वकील का प्रोफेशन जो है वो एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। इसमें आप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए काम करते हैं, आपने जस्टिस दिलवाना है। मैं नहीं समझता कि पैसे के लिए आपको वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में आप इन्वॉल्व होएं। मैं कहूँगा कि आपको पैसा तो आता ही है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए आप ना काम करें, इंसाफ के लिए काम करें, तो मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा है जी। और एक और ख़ास बात जो एक आम नागरिक सोचता है वकीलों के लिए कि मान लीजिए कोई केस है जिसमें कि ये पता चल जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने जुर्म किया है, लेकिन हाँ उसको भी ये हक है कि वो अपना पक्ष सामने रख सके। ऐसे में एक लॉयर उसको रिप्रेजेंट करता है, तो कैसी मनस्थिति रहती है उस वक्त कि जब आप मन से उस व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहते, लेकिन बाय प्रोफेशन आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? कई बार वकील को भी और शायद जज को भी ट्रुथ पता होती है कि इस मुकदमे में ट्रुथ क्या है। राइट। लेकिन पहली बात आपका पहला सवाल कि जब आपको ये पता है कि एक आदमी ने कोई क्राइम किया है, उसको रिप्रेजेंट करना तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो ड्यूटी हम लोग परफॉर्म करते हैं, ये भी जानते हुए कि इस आदमी ने ये क्राइम किया है जी। चाहे हम मन से कुछ भी सोचते हैं, लेकिन मनस्थिति की बात आप करेंगे, कई बार लगता है कि हाँ इस आदमी ने क्राइम किया, इसको सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप अपने प्रोफेशन की तरफ आते हैं, अपने प्रोफेशनलिज्म की बात पर आते हैं, तो आप सोचते हैं कि इसको बचाना जो है आपकी ड्यूटी है। राइट। तो कई बारी बड़ा तनाव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड में ऐसी चीजों पर जी। तो शायद, लेकिन केसेस तो डिसाइड होते हैं एविडेंस के ऊपर, एविडेंस जैसी आती है उसके ऊपर मुकदमे डिसाइड होते हैं। जजेस भी इस बात को थोड़े जानते हैं कि उसको उनकी अपनी नॉलेज क्या है, उनको ये देखना है कि एविडेंस क्या है। तो इसलिए वो चीज़ आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और मैं समझता हूँ इंसानियत के नाते उस बात को बिल्कुल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और आपके घर में तो माहौल भी ऐसा होगा, आप खुद एक एमिनेंट लॉयर हैं, बच्चे वकालत पढ़ रहे हैं, तो किसी केस को लेके खूब जद्दोजहद होती है ओवर द डाइनिंग टेबल? हाँ, बहुत सारी बार होती है और बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। बच्चे अपनी बात को कहना चाहते हैं। शायद कभी कभी मैं भी ये सोच लेता हूँ कि मैं इतने साल से वकालत कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को मनवाने की कोशिश करूँ। तो ऐसी सब चीजें 3 वकीलों में बहस हो जाती है, चलती हैं जी। और कई बारी बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं क्योंकि उनकी एकदम से फ्रेश जो नॉलेज होती है कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ की, एकदम से वो पढ़ के आए होते हैं उसी दिन और वो उसी को डिस्कस करते हैं। कई बारी हम शायद उतना अपडेट ना होते हों तो वो चीज़ें होती हैं। और ऐसे में कोई केस स्टडी, कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको डिस्प्यूट रिव्यू बोर्ड का भी याद आता है, जब जिस केस से ये साबित हुआ, आपको खुद को ये रियलाइज हुआ कि हाँ आज जिस मकसद के लिए इसका गठन हुआ था इस बोर्ड का, वो पूरा हुआ? जिस वक्त वो केसेस डिसाइड हुए और 7,800 एंड ओड केसेस वर डिसाइडेड, वो हमारे फेवर में डिसाइड हुए, तो मुझे लगा, और 4 महीने 6 महीने के अंतराल में सारा कुछ काम हो गया, तो मुझे लगा कि इसका पर्पस जो है वो हमने अचीव कर लिया है। और ये पर्पस अचीव करना ये है कि जस्टिस डिलीवरी जो है वो जल्दी हो जाती है, तो जल्दी हो जाती है तो आपको अच्छा तो लगता है और क्लाइंट को भी सेटिस्फेक्शन होती है इससे। तो और आगे के लिए आपको कुछ लगता है कि इस दिशा में और किए जाने की ज़रूरत है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जागरूकता की कमी तो है ही, इसके अलावा और क्या ऐसे एफर्ट हो सकते हैं, ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं? देखो, मैंने ये काम 94 में किया। 94 के बाद 2013 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको छानबीन करके उसका मेरा नाम दिया। मैं समझता हूँ कि अब हम और ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पता चलता जाता है लोगों को, वो अल्टरनेट डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन की तरफ जाते जा रहे हैं। मीडिएशन में आज बहुत सारे मुकदमे लगते हैं और बहुत सारे मुकदमे डिसाइड होते हैं मीडिएशन में। बहुत सारे मुकदमे डिस्प्यूट रिव्यू बोर्ड से भी डिसाइड होंगे, मैं समझता हूँ ऐसा। और आखिर में, बीइंग अ सक्सेसफुल लॉयर योरसेल्फ, जो अपकमिंग लॉयर्स हैं, जो यंगस्टर्स या तो पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने प्रैक्टिस अभी शुरू की है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाउ टू एक्सेल इन दिस फील्ड? मैं एक किताब लिख रहा हूँ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद लॉ, एंड मेरे को लगता है कि अगले साल तक या इस साल के एंड तक वो बुक पूरी हो जाएगी। तो उसमें मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस लिखना चाहता हूँ कि ये
इस तरह से हमने वकालत की, इस तरह से हम सीढ़ियां चढ़े, और इस तरह से एक यंगस्टर को, जो नया आदमी इस प्रोफेशन में एंटर करता है, उसको समझना चाहिए कि मुझे काम करना है, मुझे सर्विस करनी है। एंड आई वांट टू गिव देम ए मैसेज कि उनको हार्डवर्क तो करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जी डॉक्टर गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के। एक बार फिर से आपको बधाई, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज हुआ है, इसके लिए और आगे के लिए भी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो देखिए, ज़िंदगी में जो भी करें उसे अपना 100% ज़रूर दें, पूरी ईमानदारी से करें, और जैसा हमारे ख़ास मेहमान ने भी बताया कि सफलता का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह मनोरंजन और जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।